और बीजेपी का अंग कलिंग प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। हाँ। उड़ीसा, बिहार और बंगाल। अच्छा, इसमें भी एक इंटरेस्टिंग आपको बात बताता हूँ। ये शुभेंदु अधिकारी 7 साल पहले बीजेपी में आए, हेमंत बिश्व शर्मा 7 साल पहले बीजेपी में आए, और सम्राट चौधरी को शायद 7 या 8 साल हो गए। इतनी है तीनों की जर्नी भाजपा की, और मुख्यमंत्री बन गए। नहीं तो देखिए, पिछले 1 दशक से अमित शाह प्रोजेक्ट के तौर पर जिन राज्यों में काम कर रहे हैं वही राज्य है। तो आप ये इसको यूं भी कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट अमित शाह सम्राट चौधरी है, प्रोजेक्ट अमित शाह हेमंत बिश्व शर्मा है, प्रोजेक्ट अमित शाह शुभेंदु अधिकारी, और तीनों के परिणाम मनवांछित मिल रहे हैं। यानी आप उन राज्यों में जहां आपको मुश्किल थी, बिहार आप कहने को भले लगातार सत्ता में थे लेकिन आपकी कोई हैसियत नहीं थी, एनडीए की सरकार नीतीश सरकार कही जाती थी। आप कह रहे हैं अमित शाह जी ने नतीजों से पहले नेता तैयार कर लिए थे। ये प्रोजेक्ट अमित शाह है, मैं इसीलिए शब्द इसका इस्तेमाल कर रहा हूं, इसमें कोई बट नहीं है। और बिहार में अब पूरी तरह से अब आप चाहें तो चाहे जो कहिए, लेकिन इसको भाजपा सरकार कह सकते हैं एनडीए की। बंगाल में जो हुआ वो तो खैर अकल्पनीय है। मैं तो थोड़ा हो सकता है आप लोग भी अचानक नाराज जाएंगे प्रोफेसर साहब को छोड़ के, लेकिन अगर इसमें ममता जी ने जो कुछ किया था, कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ भी करके इसको ठीक करना पड़ा हो, तो भैया बाली का वध करने के लिए राम जी को ताड़ के पेड़ का, वृक्ष का एक ओट लेनी पड़ी थी। तो ये होता है, इसमें कोई इफ बट नहीं है, और वो बड़ा जरूरी था। और असम तो मान लीजिए कि असम जो हुआ हो गया, तो ये प्रोजेक्ट सामान्य प्रोजेक्ट नहीं थे, तो इसलिए इसको उससे मत जोड़िए कि 7 साल पहले आए हुए नेता है। तो आपने ये जो है ये गुटबाजी क्यों की यहाँ प्रोग्राम में सर? आप और प्रोफेसर साहब एक गुट और बाकी हम लोग नहीं, हमको लगा वो नाराज नहीं होंगे। ये लोग नाराज हो सकते हैं, अचानक ये लोग रेशनल होने लगते हैं। फिर भी 7 साल हो गए। रेशनल नहीं होना है इंपॉर्टेंट बात। सर एक लाइन जोड़ दूं, इनको तो फिर भी 7 साल हो गए। इनको तो फिर भी 7 साल हो गए। मोदी कैबिनेट में तो ऐसे लोग कैबिनेट मंत्री बन गए जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं थे, पहले कैबिनेट मंत्री बने और बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जाके कार्यालय में सदस्यता ग्रहण करी। सुरेश प्रभु 2014 में जब रेल मंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं थे, मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण करते हैं, मंत्री बनते हैं, रेल मंत्रालय में कार्य संभालते हैं, दूसरे दिन बीजेपी मुख्यालय आके 100 रुपए की पर्ची कटवाते कि मैं सदस्य बन गया हूं। तो ऐसे भी उदाहरण है देश के अंदर कि पहले मंत्री बन रहे हो, बाद में सदस्य बन रहे हो पार्टी के। सेना ने लोन दिया था, वो थोड़ा सा आप अन्याय कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल और कोई उदाहरण आप लेते, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये पूरी तरीके से अन्याय कर रहे हैं। एक में जरूरी बात नहीं अन्याय कर रहे हैं, सुरेश प्रभु को आपने नाम लिया होता तो कोई और नाम लेते तो मैं भी आपसे सहमत हो जाता। सुरेश प्रभु तो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, इसीलिए ने शिवसेना छोड़नी पड़ी, नंबर 1। नंबर 2, सुरेश प्रभु वो मंत्री थे जो अटल जी की सरकार में, और आप कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी पार्टी में मोदी, अब मोदी युग की बात कर रहे हैं आप, कहां चले गए? दूसरे एरा में चले गए आप लोग ना। कालखंडी, आपने कालखंडी बदल दिया, रेफरेंस बदल दिया आपने। कालखंड में देखो डेफिनेशन कैसे बदलती है। अडवाणी जी क्या करते थे, बीजेपी को पार्टी विद डिफरेंस, ये एक वो कालखंड, उस कालखंड में। अब आज भी पार्टी विद डिफरेंस है, 3 उधार के मुख्यमंत्री हैं इसमें हैं, और एक अब ये भी आप जाए नहीं सर, लेकिन उधार लौटाना पड़ता है, ये तो हो गए ना। ना कोई मजबूत नेता है पार्टी का उधार का कैसे कह सकते हैं? उधार का नेता नहीं है। बात मेरी तो सुन लीजिए, केवल 5 लोग 6 लोग परिवार के हैं। खुद सम्राट चौधरी हैं परिवार से आए हुए, फिर दीपक प्रकाश जी हैं, फिर संतोष सुमन जी हैं, फिर नीतीश मिश्रा जी हैं, फिर श्रेयसी सिंह हैं, और बोलूं क्या नाम, बहुत ना। नहीं, मैं लेकिन फिर भी परिवारवाद के खिलाफ है पार्टी। इस पर तो मैं परिवारवाद की एक नई डेफिनेशन अब वो प्रोफेसर साहब और विजय जी सहमत हो गए। प्रोफेसर साहब विजय जी से सहमत हो गए इस पर। विजय जी से, नहीं, विजय जी ने खेल किया है, बंगाल में खेला नहीं। अब इस पे जानते हैं कि हम सब सहमत हैं। नहीं भाई, शकुनी चौधरी के पुत्र से लेकर और दीपक प्रकाश तक तो सब, वो तो इस पे सब सहमत है सर। लेकिन फिर मैं सर अगला टॉपिक आपके पसंद, फिर मैं कह रहा हूं एक लाइन, क्या शकुनी चौधरी के पुत्र होने की वजह से सम्राट चौधरी है? आप दीपक प्रकाश और सबका उदाहरण लीजिए। आप एक लाइन बोल लीजिए। मेरा तो बस एक ही भाई, वैचारिक प्रतिष्ठान को आपके वैचारिक अधिष्ठान के साथ बाहर से कोई भी आदमी आकर के मीम बनने लगेंगे सर, ये वैचारिक अधिष्ठान के बताऊं आपको, हर प्रोग्राम में वैचारिक अधिष्ठान की बात करते हैं। मैं तो कहता हूं भाई, जिनका विचार है उन्हीं को याद दिया। कौन सा? अरे नहीं, मैं इसलिए अधिष्ठान में विचार बचा ही नहीं। नहीं, एक मिनट, मैंने तो इसलिए कहा कि संघ भी कहता है ना कि भाई आज का जो स्वयं सेवक है तो स्वयं सेवक है, आज का जो नहीं है वो कल का स्वयं सेवक है हमारा। चले, तो इसलिए इस दृष्टि से यदि आप देखिए तो सब अपने ही है। अगली खबर मैं आपको बताता हूं, और आपको ईमानदारी से बता दूं कि ये खबर जैसे झोली में से गिरता है ना कुछ खबर, वैसे गिर गई। मुझे कोई जानकारी भी नहीं थी, मैं तो स्क्रॉल कर रहा था फोन और उसमें आ गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर। तो पवन खेड़ा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आजकल उन्होंने दाढ़ी वाड़ी बना ली तो मेरा इंटरेस्ट जगह, क्या कह रहे थे सुनता हूं मैं उनको।
तो वो गजब बात कह रहे थे। मैंने कहा ये तो खबर है। खबर क्या है? खबर ये कि भाई आसाम में 19 विधायकों में से 18 विधायक मुसलमान जीत करके आए कांग्रेस पार्टी के। बीजेपी ने इसको एम्पलीफाई किया। हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि देख लो एक हिंदू जीत करके आया वहां पर पे। लेकिन ये भी आप कहेंगे बात तो पुरानी हो गई, तुम 4 तारीख को जान चुके थे। बात बिल्कुल ठीक है, ये बात 4 तारीख से जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने इस पर रिएक्ट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिएक्शन दिया है इस पर कि हमें मुसलमानों की पार्टी कहा जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी इसकी सफाई देने के लिए आई। पूरे एमएलए की क्या जरूरत थी? किस लिए सफाई दे रहे हो? और वो सफाई दे रहे हो या मुसलमानों को याद दिला रहे हो कि हाँ हमें मालूम है कि आपने हमारे इतने जीत करके आए और आपके वोट से जीत करके आए, तो ये मत समझिए कि हम भूल गए। वो बातें दोनों तरफ की थी उसमें। और बीजेपी के लिए उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने बीजेपी को ठुकरा दिया, बीजेपी ने मुसलमानों को ठुकरा दिया। मुसलमानों ने जो बीजेपी जैसी अतिवादी और पार्टियां हैं जो मुस्लिम पॉलिटिक्स करती हैं उनको भी ठुकरा दिया, और एक सेकुलर पार्टी को चुना उन्होंने। तो ये तो देश के लिए अच्छी बात है कि देश का अल्पसंख्यक एक सेकुलर पार्टी को चुन रहा है। अब आप इसमें आप देखिए, मेरे पास पूरा वो आंकड़ा है। आसाम में हुआ है ऐसा, बंगाल में उनके 2 विधायक जीत करके आए, दोनों मुसलमान हैं, ये बात भी ठीक है। केरल में उनके बहुत सारे विधायक जीत करके आए हैं, 63 जीत करके आए हैं, उसमें 7 मुसलमान हैं। और 22 मुस्लिम लीग वाले भी उन्हीं के अभी आते हैं सर। केरल में कह रहे हैं 22 मुस्लिम लीग के जीते हैं, जो यूडीएफ का हिस्सा है, वो सारे मुसलमान हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि उनकी गिनती कांग्रेस में की जाए। टेक्निकली वो बात ठीक नहीं है, वो अलग पार्टी है। और तमिलनाडु में जो उन्होंने 5 विधायकों की चिट्ठी दी है उसमें 1 मुसलमान है। तो ये है डेटा। तो अब वो क्या कांग्रेस पार्टी को इन चुनावों के बाद मुसलमानों की पार्टी कहना क्या जायज है, क्या ठीक है, उचित है, इस पर हम बहस करेंगे। पवन खेड़ा को बात आप सुनिए। बीजेपी की आईटी सेल एक नैरेटिव बनाकर, मुझे लगता है कि कोई और नया हिरन आया होगा, पुराना हिरन है या नहीं मुझे नहीं मालूम। और घिनौनी बात कि अरे साहब कांग्रेस एक नई मुस्लिम लीग बन गई। अरे शर्म करो साहब। आप कहते हो, अभी मैं शुभेंदु अधिकारी को सुन रहा था कि हमें मुसलमान के वोट की जरूरत नहीं है। कई लोग कह चुके हैं, हमारे असम के दोस्त भी कहते हैं हमें मुसलमानों की जरूरत नहीं है। आपको मुसलमानों की जरूरत नहीं है, मुसलमान देखता है कि और कौन कौन सी पार्टी लड़ रही है साहब। चलो बीजेपी को तो हमारी जरूरत है नहीं, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी लड़ रही है, ओवैसी साहब की पार्टी लड़ रही है, और एक राष्ट्रीय स्तर की सेक्युलर पार्टी लड़ रही है। मुसलमान ने बीजेपी को मना किया, ठुकराया, बीजेपी ने भी मुसलमान को ठुकराया। मुसलमान ने बीजेपी की तरह की जो तथाकथित मुस्लिम पार्टीज हैं उनको भी ठुकराया। किसको वोट दिया? एक सेक्युलर पार्टी को वोट दिया। आपको उसमें भी शिकायत है। क्यों शिकायत है साहब? आप वोट को भी रंगीन क्यों बना रहे हैं कि साहब ये केसरिया रंग का वोट है, ये हरे रंग का वोट है, ये नीले रंग का वोट है? क्या है ये? तो कांग्रेस कह रही है कि आप वोट को भी रंग में देखेंगे। बात करते हैं इस पे। थोड़ा सा आंकड़े जो हैं और मैं आपको बता देता हूं। जो भी मैंने बताया, 19 विधायक असम में जीते, 18 मुसलमान हैं। कांग्रेस ने 80 नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स दिए थे, उसमें से 1 जीता। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं आप, 80 नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स में से 1 जीता। अब इसके आगे आप देखिए, केरल की बात करते हैं। कुल 35 मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं केरल में। इसमें से 30 यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के हैं। 35 में से 30। इसको ऐसे भी पढ़ा जा सकता है कि जितने जीते इस कैंप के, उसमें टोटल मुसलमानों में से 35 में से 30 इन्हीं के थे। कांग्रेस के जो हैं अपने 8 हैं वो बताए जा रहे थे, और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 22 हैं वो आए थे।